अर्जन क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अखिलेश कौशिक आप सभी लर्नर का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो एमसीक्यू पैटर्न पर आ रहे हैं। तो हम यहाँ बीएड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कुछ सीरीज एमसीक्यू का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल हमने आईसीटी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन किए थे, अब उससे आगे हम 100 क्वेश्चन तक इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो 51 क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल इज। तो जो एक्सटेंशन होता है किसी फाइल का, उससे हमें ये पता पड़ता है कि वो फाइल किस टाइप की है ना। जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे कोई नाम है राम डॉट टी एक्स टी, तो इसका मतलब है कि जिस फाइल का नाम राम है उसका एक्सटेंशन क्या है, टी एक्स टी है। तो ये फाइल किसकी है, नोटपैड की फाइल है। ऐसे ही टेम्परेरी फाइल जो होती हैं उनका भी कुछ एक्सटेंशन होता है, तो वो होता है डॉट टी एम पी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डॉट ई एक्स सी का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव फाइल। अगर किसी फाइल के पीछे ई एक्स सी लगा है तो वो एक सॉफ्टवेयर है ना। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके पीछे ई एक्स सी होगा। जैसे अगर हम ऑफिस MS ऑफिस डाउनलोड कर रहे हैं नेट से, तो ऑफिस डॉट ई एक्स सी होगा। तो इससे हमें पता पड़ता है कि जिस फाइल के नाम के पीछे ई एक्स सी लगा हुआ है तो वो फाइल कौन सी है, हमारी एक सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है। BMP फाइल एक तरह की इमेज फाइल होती है। XLS फाइल किसी एक्सेल की फाइल के लिए होता है। तो ऑप्शन टेम्परेरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट TMP होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेम्परेरी फाइल होती क्या है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर से काम कर रहे होते हो, तो जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे होते हैं उसकी कुछ टेम्परेरी फाइल उस हार्ड डिस्क में यहाँ कुछ टाइम के लिए बन रही होती है, जब तक ये हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। जैसे ही इस सॉफ्टवेयर से काम करना बंद कर देंगे तो जो टेम्परेरी फाइल इसने अपने आप क्रिएट की थी हार्ड डिस्क पे, वो वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी फाइल सिर्फ ये क्या होता है कि जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होते हैं उसकी कुछ टेम्परेरी फाइल हार्ड डिस्क पे अपने आप बनती हैं, तो उन्हें टेम्परेरी फाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्रेस डैश ऑन द कीबोर्ड टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। तो रन डायलॉग बॉक्स होता है कंप्यूटर में, जहाँ से हम उस रन कमांड के थ्रू हम कुछ भी लिखते हैं तो हम अपने कंप्यूटर पर वो चीज़ें ओपन कर पाते हैं। तो जो रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट जो यूज़ किया जाता है तो वो होता है ऑप्शन सी है, विंडो वाला बटन दबाएंगे और उसके साथ आर प्रेस करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो 52 का आंसर जो है वो हो जाएगा तुम्हारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53, टू ओपन टेम्परेरी फोल्डर फाइल डैश इन रन डायलॉग बॉक्स। जैसे जैसे हम रन कमांड खोलते हैं हम कौन सी यहाँ एक क्या कहते हैं कुछ टाइप करें ऐसा जिससे हमारी टेम्परेरी फाइल खुल जाए। जो मैंने बताई थी, जो टेम्परेरी फाइल क्या होती है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं तो उसकी टेम्परेरी फाइल हार्ड डिस्क पर बन जाती है। तो इसे खोलने के लिए हम रन कमांड खोलेंगे और रन कमांड में हम क्या करते हैं, परसेंटेज टेम्प और परसेंटेज लिख देंगे तो टेम्परेरी फाइल ओपन हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो 53 का बी आंसर हो जाता है ना। तो अब मैंने कहा था कि टेम्परेरी फाइल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती हैं, अपने आप डिलीट हो जाती हैं। फिर बताओ कि टेम्परेरी फाइल बन कैसे गई। तो ये तब बनती है टेम्परेरी फाइल अगर कोई जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप क्रैश हो जाता है या कुछ उसमें काम करना बंद हो जाता है, तो वो फाइल जो कि तो वहीं इकट्ठी हो जाती हैं। तो उन्हें ओपन करने के लिए, उन्हें डिलीट करने के लिए हमें उसे ओपन करना पड़ेगा। तो उसकी शॉर्टकट ये है कि हम परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखेंगे रन कमांड में, तो टेम्परेरी फाइल सारी ओपन हो जाती हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, a device that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on user defined security rules। देखो, जो काम एंटीवायरस का हमारे कंप्यूटर में होता है, एंटीवायरस का क्या काम होता है कंप्यूटर में, कि हमारे वायरस से प्रोटेक्ट करता है। कि कोई भी हमारा वायरस अगर कंप्यूटर में आ जाता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए हमें एंटीवायरस डालना पड़ता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम किसी नेटवर्क पर करते हैं तो एक नेटवर्क पर बहुत सारे कंप्यूटर लगेंगे। तो उस कंप्यूटर जो एक मानो एक नेटवर्क में 100 कंप्यूटर लगे तो 100 कंप्यूटर पे हम क्या करेंगे, या तो अलग अलग एंटीवायरस डालें, है ना। तो ये बड़ा इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाती है, किसी नेटवर्क में 1000 कंप्यूटर लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक एंटीवायरस की तरह हम फायरवॉल यूज़ करते हैं। तो फायरवॉल से हम क्या करते हैं, एक तो हमारे जो अनवांटेड जो चीज़ें हैं, कोई भी डेटा को बीच ना कर पाए, डेटा को चुरा ना पाए, सिक्योरिटी पर्पज से अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए, मतलब चोरी से कोई हमारे कंप्यूटर पर लॉगिन ना कर ले, नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर ले,
है ना, और क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें हमें पहले रिसीव करनी है, ये सारी मॉनिटरिंग के लिए भी, सबके लिए हमें क्या करना होता है, उस नेटवर्क पर एक फायरवॉल को इंस्टॉल करना होता है। और ये फायरवॉल हार्डवेयर के रूप में भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर के रूप में भी। यानी फायरवॉल को आप क्या कर सकते हो, एक हार्डवेयर की तरह भी यूज कर सकते हो, हार्डवेयर के तरह भी आती हैं और सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस कौन सी है जो एक नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर क्या है, मॉनिटरिंग कर रहे, कंट्रोल करे और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोके, और सिक्योरिटी पर्पज से अगर हम चीज़ें किसी नेटवर्क पर लगाएं तो हमारे पास एक फायरवॉल होनी चाहिए। और ये फायरवॉल दोनों तरह की हो सकती है, आप हार्डवेयर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसके सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन में बीएड में, क्वेश्चन पेपर में बीएड। 55 फायरवॉल इज अ, तो अभी बताया था फायरवॉल दोनों तरह की हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है तो हार्डवेयर हो सकती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या बताया फायरवॉल, फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे ओवरऑल नेटवर्क को सिक्योर करता है, और एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा वो कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं या डिवाइस कनेक्टेड हो सकती हैं। 56 पे चलेंगे। Dash are small file which are stored on a user's computer when a user visit a website on a internet। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी फाइल हैं जब हम कंप्यूटर पर कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो वो छोटी छोटी फाइल स्टोर हो जाती हैं। तो ऐसी छोटी फाइल जो अपने आप स्टोर हो जाती हैं उसे बोलते हैं कुकीज़। ठीक है भाई, तो कुकीज़ होती क्या है, देखो कुकीज़ कुछ नहीं होता। कुकीज़ हमारे, जब हम किसी ब्राउज़र में अपनी कोई भी वेबसाइट ओपन होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये ब्राउज़र के एग्जांपल है। ठीक है, तो ब्राउज़र के एग्जांपल क्या है, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, ब्राउज़र हैं। तो इन ब्राउज़र के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, जब हम किसी ब्राउज़र के थ्रू कोई भी इंटरनेट एक्सेस करके कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट की कुछ कुकीज़ अपने आप जनरेट होती हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, जैसे मैं अमेजन, ठीक है, अमेजन वेबसाइट को मैं अगर ओपन कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ कोई कई मानो कि शूज़ सर्च कर रहा हूँ, तो जब मैं शूज़ सर्च करता हूँ तो उसमें क्या है, ये कुकीज़ जनरेट करेगा शूज़ की, और ये मेरा जो ब्राउज़र मैंने क्रोम है उसमें उस फाइल को सेव कर लेगा। तो अब ये कंपनी क्या करती है कि वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करती है कि भाई अखिलेश कौशिक ने एक शूज को सर्च किया था, वो अब मैं इन फ्यूचर कभी भी अमेजन को ओपन करूंगा या कोई भी वेबसाइट ओपन करूंगा तो वो कुकीज़ अपने आप जनरेट हो जाएंगी और वो और अदर वेराइटी के शूज़ भी दिखाएंगी। ठीक है, तो यही कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ एक टेम्परेरी फाइल होती हैं, कुछ फाइल्स होती हैं जो ब्राउज़र की कैश मेमोरी में हो जाती हैं, जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ों को, जो वो वेबसाइट है वो उस चीज़ का एक रिकॉर्ड रखती है। तो कुकीज़ क्या है, कुकीज़ एक फाइल्स के रूप में होती हैं और जो ब्राउज़र की किस में होती हैं, कैश मेमोरी में होती हैं। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी फाइल। तो देखो टेम्परेरी हम फाइल को कैसे पहचानेंगे, वो कौन सी फाइल है, तो हम उसके एक्सटेंशन से पहचानते हैं। तो देखो flower.jpg, तो jpg क्या मतलब है, jpg कौन सी फाइल होती है, इमेज फाइल होती है ना, तो ये तो हो नहीं सकती टेम्परेरी फाइल। डॉक ये क्या है, एमएस वर्ड की फाइल है, ये भी डॉक्स, ये भी एमएस वर्ड की फाइल है। मैंने क्या बताया था, .tmp जो होता है वो टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो हमें नाम से नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक्सटेंशन से फाइल को पहचानना है कि वो कौन से टाइप की फाइल है। तो .tmp फाइल जो है वो क्या है, टेम्परेरी फाइल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कुकीज़ आर ऑलवेज हार्मफुल। वो कह रहा है जो कुकीज़ जो होती हैं वो हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक होती हैं, ये सही नहीं है। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन हमेशा गलत नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अगर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती, वो वैरायटी का मुझे सूज वहाँ अमेजन पर नहीं मिला था, तो और बाकी कुकीज़ की सहायता से मैं जो चाह रहा था वो बाद में मुझे पॉपअप जनरेट होकर समझ में आ गया कि भाई ये सूज इनके पास आ गया है अमेजन पर, तो मैं वहाँ से देख सकता हूँ, तो वो हमेशा हार्मफुल भी नहीं होती। तो ये फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें है कि डैश टिपिकली कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू द वेब पेजेस और रिकॉर्ड योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है जो आपने वेबसाइट को विजिट किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, तो ये कुकीज़ ही था, है ना। अभी बताया था कुकीज़ क्या होती हैं, जो हमने वेबसाइट को विजिट किया है
उसकी जो हमने क्या क्या सर्च किया सबकी क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 60। प्रेस डैश टू सेलेक्ट द ऑल फाइल। तो कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो जितनी भी हमें फाइल हैं, जहाँ जिस फोल्डर में जितनी भी फाइल हैं तो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाती हैं। तो यही कह रहा है, तो हमें सारी की सारी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देना है, तो सारी की सारी फाइल क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायरस इज अ एक्रोनिम फॉर, मतलब क्या है, वायरस की फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या है। तो वायरस की फुल फॉर्म रट लेना भैया, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर अ सीज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम एंड अल्टर देयर बिहेवियर। मतलब एक इनमें से एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप किसी दूसरे प्रोग्राम को अटैच कर लेता है और जो वो दूसरा प्रोग्राम होता है उसके बिहेवियर में अंतर कर देता है। मतलब वो जो दूसरा प्रोग्राम है, जो उसका काम है, वो न करके कोई अलग काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इसे क्या बोलेंगे, ये क्या मतलब है इसका, तो ये कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, वो अपने आप ही किसी दूसरे प्रोग्राम से अटैच हो जाता है और उसकी फाइल को करप्ट कर सकता है, उसकी फाइल को डिलीट कर सकता है। तो जिस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो गया वो उस सॉफ्टवेयर को वो काम करने नहीं देगा जो उसका काम है। तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है, जिस सॉफ्टवेयर के साथ पड़ गया और जिस सॉफ्टवेयर में चला गया तो उसके काम को खराब कर देता है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर वायरस। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली। जो कंप्यूटर वायरस है वो किसे प्रभावित करता है, किसे इन्फेक्टेड करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को करता है। देखो कहीं किसी भी बुक में ऐसा लिखा जाएगा कि वो हार्डवेयर को भी खराब कर सकता है वायरस, सॉफ्टवेयर को भी करा सकता है, लेकिन जो वायरस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में चीज़ें खराब करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बी ही करना है आपको आंसर। 64। अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद वायरस बाई। ठीक है, वायरस के द्वारा कंप्यूटर कैसे इन्फेक्ट हो सकता है, तो वायरस उसकी फाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब खराब कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, वायरस अगर पेन ड्राइव में चले गए तो पेन ड्राइव में जो भी हमारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, जो भी हमारी फाइल पड़ी हैं, उन्हें खराब कर सकता है। इन्फेक्टेड फाइल्स अटैच्ड फॉर ईमेल, जो ईमेल में जो अटैच्ड फाइल हैं उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। सारी की सारी चीज़ों को वायरस खराब कर सकता है। जो मेरे साथ ईमेल के साथ मैंने कोई भी अटैच फाइल करके जोड़ के कहीं सेंड कर रहा हूँ उसे भी खराब कर सकता है, पेन ड्राइव में जो डेटा है उसे भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। इन्फेक्टेड फाइल जो मेरे कंप्यूटर के अंदर फाइल है उन्हें भी वो वायरस के थ्रू खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो 65 क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन कह रहा है अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट, कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता है, इनफैक्ट फाइल्स ऑन सीडी और डीवीडी इफ़ दे आर क्लोज्ड फॉर राइटिंग। अगर मेरी कोई सीडी और डीवीडी जो क्लोज रखी हैं राइटिंग के लिए, क्या उसे इन्फेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस अभी उसके संपर्क में नहीं आया है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता, सही बात है। इनफैक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड माउस और ईटीसी, ये भी नहीं कर सकता। बताया था ना कि जो वायरस है सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट डालता है, ना कि हार्डवेयर पे। बोथ ऑफ द एबव, तो ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकता, यही पूछा था, आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 66। कॉमन साइन ऑफ अ वायरस अटैक इज, आप कैसे पहचानेंगे कि वायरस ने अटैक कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर रन वेरी स्लो, सही बात है। अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस चला गया है तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी स्पीड को कम कर देगा, ये सही है, ये इम्पैक्ट है वायरस का। सेकंड ऑप्शन है देयर इज ए चेंज इन द फाइल साइज, फाइल के साइज को कम और ज़्यादा कर सकता है, ये भी बात सही है, वायरस के थ्रू हो सकता है। कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन। टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन वी शुड, हमें वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इंस्टॉल एंड यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमें एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए और उसे यूज करना चाहिए, सही बात है।
वायरस को रोकने के लिए हम एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालते हैं, जिसे एंटीवायरस बोलते हैं। ये बात सही है, ये करना चाहिए। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। नॉट ओपन ईमेल ऑफ एन अननोन पर्सन और सेंडर, किसी दूसरे व्यक्ति ने जो हमारे पास ईमेल जो भेजा है जिसे हम नहीं जानते हैं, उसकी ईमेल को ओपन नहीं करना चाहिए। ये भी बात सही है, क्योंकि वो हो सकता है उसमें उस ईमेल के थ्रू हमें कोई भी वायरस, छोटा वायरस होता क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है ना, जो दूसरे कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को ख़राब करने के लिए, उसके सॉफ्टवेयर पर इम्पैक्ट ख़राब डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हो सकता है कोई इंसान जो हम नहीं जानते हैं वो हमें ईमेल के थ्रू ही वायरस को भेज सके ना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है नॉट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज योर सिस्टम, तो हमें ऐसा किसी व्यक्ति को अपना कंप्यूटर यूज़ करने के लिए नहीं देना चाहिए जिसे हम नहीं जानते हैं, जिस पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो ऑप्शन सी इज भी करेक्ट है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 68 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। तो ये कुछ कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है। नॉर्दर्न एंटीवायरस सही है, ये भी एक एंटीवायरस आता है। कुकील का भी एंटीवायरस होता है, मैकफी का एंटीवायरस आता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, एन एंटीवायरस प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिव व्हेन, एंटीवायरस प्रोग्राम जो है, जो एंटीवायरस का जो हमने सॉफ्टवेयर डाला है, वो कब इफेक्टिव होगा। पहली बात, इट रन इन द बैकग्राउंड एट ऑल टाइम, ये हमेशा चलना चाहिए जब तक कंप्यूटर चलता है। बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है लेकिन उसके पीछे हमारा एंटीवायरस हमेशा रन होना चाहिए, सही बात है, तभी ये काम कर पाएगा। दूसरा, इट इज़ रेगुलरली अपडेटेड, ये रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। जैसे कुछ वो जो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं, वो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो अपना कुछ अपडेट भेजते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मर्ज करते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी या डालते हैं, तो उसे हमें रेगुलरली अपडेट करना चाहिए जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। इट इज़ स्कैन फुल डिस्क पीरियडिकली, अब हमें क्या है, कुछ समय बाद हमें सारी हार्ड डिस्क को क्या करना है, स्कैन करना चाहिए एंटीवायरस के थ्रू। जैसे पेन ड्राइव को स्कैन करते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर हमें क्या करना है, पूरी हार्ड डिस्क को भी हमें क्या करना है, स्कैन करना है। तो डी आंसर है भी ये सही है, इसका तीनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस के क्या क्या गुण हो सकते हैं, मतलब ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंच गया तो वो क्या क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन है इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप की बहुत सारी कॉपी बना लेगा, सही बात है, ऐसा होता भी है वायरस के थ्रू। दूसरा ऑप्शन है इट मेक्स द सिस्टम स्लो, वो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा, सही बात है। इट मे गेट एक्टिवेटेड एट द सर्टेन डेट एंड टाइम, कुछ डेट और टाइम के अकॉर्डिंग के बाद वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है, ये भी बात सही है। ऑल ऑफ द एबव, तो इसके तीनों ऑप्शन ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, है ना, कंप्यूटर की आप रेगुलर केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उसे सही कर रहे हैं, ये क्यों रिक्वायर है, क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर के अंदर, ये क्वेश्चन है भैया। तो पहला ऑप्शन है टू डिटेक्ट एनी इशू एट एनी अर्ली स्टेज, अगर हम कंप्यूटर की रोज़ देखभाल कर रहे हैं तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि जो हमारे कंप्यूटर में जो खराबी आ रही है वो पहले शुरू में ही पता पड़ जाएगी। जैसे बीमारी होती है, अगर हमें शुरू में ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं, शुरू में ही पता कर लेते हैं, तो उसे इलाज अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर वो बाद में हम उसे इग्नोर करते रहते हैं तो वो क्या होता है, एक बड़ा रूप ले लेती है, भयंकर रूप ले लेती है। तो वो यही कह रहा है, अगर आप रोज़ देखभाल कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर की मेंटेनेंस कर रहे हैं और केयर कर रहे हैं, तो आप अर्ली स्टेज पर ही उसे डिटेक्ट कर लेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या खराबी है, ये सही है, ठीक है भैया। दूसरा ऑप्शन, सो दैट सिस्टम वर्क एफिशिएंटली, इससे ये पता रहेगा कि भाई तुम्हारा जो कंप्यूटर का काम, जो काम कर रहे हैं वो सही दक्षता पूर्वक, मतलब एफिशिएंटली, मतलब आसानी से हो रहा है, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है टू अवॉइड अ कंडीशन ऑफ सिस्टम फेलियर, हो सकता है कि आपने अपने कंप्यूटर पर ध्यान नहीं दिया और कंप्यूटर एकदम फेल हो गया, उस करप्ट हो गई, उसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो ये क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें रोज़ क्या करना चाहिए, रेगुलर केयर करनी चाहिए और मेंटेनेंस करना चाहिए अपने कंप्यूटर को। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो जब तीनों ऑप्शन सही होते हैं, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 72, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स, तो अगर आप कंप्यूटर की, अपने कंप्यूटर की, अपने सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस कर रहे हैं, रेगुलर आप उसे सही कर रहे हैं, जो आप खराबी हैं, मेंटेनेंस मतलब जो चीज़ें खराब है उसे सही करते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, क्या होगा,
इंस्टॉलिंग अपडेट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, आपको क्या करना चाहिए इस मेंटेनेंस को करने के लिए, आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर उसमें पड़ा है उसको अपडेट करते रहना है, उसे इंस्टॉल करते रहना है ना, उसका अपडेशन इंस्टॉल करते रहना, सही बात है, उसका न्यू वर्जन, और जो भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पड़े हैं उसे अपडेट करते रहिए, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन, चेक द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, आप ये भी देखते रहिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिक्योर है या नहीं है, मतलब कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है, मतलब आप जा रहे हैं और आपके कंप्यूटर का किसी ने आईडी पासवर्ड ले लिया तो पीछे से चोरी से आपको उसके आपके सिस्टम को चला रहा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको चेक करनी चाहिए आपकी सिक्योरिटी। सी ऑप्शन है टेकिंग बैकअप्स ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर के अंदर फाइल हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आप बैकअप बना के रखें। बैकअप बना के मतलब आप उसकी कॉपी एक पेन ड्राइव में बना के रखें, या आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखें, कहीं दूसरी जगह रखें, किसी दूसरी डिवाइस में रखें, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो कि आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपका सारी की सारी इंपॉर्टेंट फाइल हैं वो एज इट इज़ कहीं दूसरी जगह से आप पा सकें। तो तीनों चीज़ें होनी जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, तो डी ऑप्शन भी, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, हो जाएगा, सकता क्यों। 73 प्रिकॉशन टू द टेकन वाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर, वो कह रहा है जब आप कंप्यूटर के जो विभिन्न अंग होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जब उन्हें आप क्लीन कर रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन है पावर ऑफ द कंप्यूटर बिफोर क्लीनिंग, सही बात है, आप जब कंप्यूटर को क्लीन कर रहे हैं, मतलब डस्ट हटा रहे हैं या आप कपड़े से साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को बंद कर दें भैया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, कंप्यूटर को बंद करके ही क्लीन करना चाहिए। ऑप्शन बी, नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट्स पे आप स्प्रे नहीं यूज करेंगे, ठीक है, मतलब किसी तरह का लिक्विड या फिर इस तरह से यूज नहीं करेंगे ना, तो ये भी सही है। बोथ ऑफ द एबव सही है, जब ए और बी दोनों सही है तो सी सही हो जाएगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74 वी शुड नेवर स्प्रे एंड लिक्विड क्लीनर डायरेक्टली ऑन, तो हमें कभी भी अपने जो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो भी हैं उन पर डायरेक्टली हमें ना तो स्प्रे यूज करना चाहिए, न ही किसी भी प्रकार का लिक्विड जैसे पानी है या फिर कोई और तरह का लिक्विड यूज नहीं करना चाहिए सफाई के लिए, किसी भी कंपोनेंट पे नहीं करना चाहिए, ना तो कीबोर्ड पे करना चाहिए, ना मॉनिटर पे, ना माउस पे, ऑल ऑफ द एबव सही है, तो आप किसी पे भी आप लिक्विड या स्प्रे यूज नहीं करेंगे उसे साफ करने के लिए। 75 डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हेल्प टू, पहली बात तो ये समझ लो कि डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है। देखो डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें परमानेंटली डेटा को सेव करते हैं, ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क का क्या काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें आती हैं वो एक सीक्वेंस से सेव होती हैं, है ना, तो जो हार्ड डिस्क जो मेमोरी होती है जो मैग्नेट से बनी होती है, उसमें क्या है कि जैसे आपके पास 10 फाइल हैं, तो पहले पहली फाइल स्टोर होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, मतलब ये सीक्वेंस से होंगी, ऐसे नहीं हो सकता कि अगर ये हार्ड डिस्क का ये पहली यहाँ हो जाए दूसरी यहाँ हो जाए, नहीं, ये सीक्वेंस से होंगी, है ना। तो अब होता क्या, जैसे अगर आपने कोई भी फाइल आपके काम की नहीं है, जैसे ये पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी, मैंने तीसरी काम की नहीं तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, तो ये जगह मेरे पे खाली हो गई। अब मेरे छठी काम की नहीं है तो ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, तो ये भी खाली हो गई, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें खाली हो गई, अब मेरी एक बड़ी फाइल आती है जो ये तीसरी और चौथी में ये इतनी न तो इसमें फिट हो पा रही है ना इसमें फिट हो पा रही है, तो वो क्या करेगी, आधी इसमें आ जाएगी और आधी इसमें आ जाएगी, दूर दूर हो जाएगी अलग अलग टुकड़ों में, अगर मैं नई नई फाइल बनाता हूँ, क्योंकि जो डेटा है वो तो सीक्वेंस ही होना है। अब ऐसे चीज़ों में क्या करते हैं, जब आप हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क के अंदर एक यहाँ एक रीड एंड राइटर, ये एक सुई सी होती है ना, जैसे रीड एंड राइटर हेडर बोलते हैं, जब ये चलता है तो ये क्या करता है, जब कोई भी उसे जैसे ये फाइल पढ़नी है तो आधी यहाँ से पढ़ेगा और आधी यहाँ से पढ़ेगा, तो इससे बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी, यानी आपके सिस्टम की स्पीड भी स्लो होगी, है ना, और ये खराब भी होगा बार बार ऐसे चलने से, आगे आधी वहां से ढूंढेगा और आधी वहां से। तो डीफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये क्या करेगा, डीफ्रेगमेंटेशन की क्रिया क्या कहती है कि ये जो 3 फाइल जो इसके बीच में है ना, यहाँ इकट्ठी कर देगी और इन बीच बीच की फाइल को इसको एक साथ कर देगी, समझ पा रहे हैं। तो मतलब जैसे ऐसे समझो, यहाँ एक बैग था
तो आपने पहले यहाँ बहुत सारी क्या है, यहाँ बहुत सारे कपड़े लगा दिए, बीच में एक टॉवल लगा दी यहाँ, फिर एक कपड़े लगा दिए यहाँ, फिर एक टॉवल लगा दी। तो अब आप टॉवल ढूंढेंगे तो एक टॉवल यहाँ से उठाएंगे, एक टॉवल यहाँ से उठाएंगे, तो आपको टॉवल ढूंढने के लिए दो जगहों पर जाना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, इन सबको, ये जो कपड़े हैं इन्हें यहाँ साइड में लगाया जाएगा और इस टॉवल को यहाँ ले देगा, तो इसे एक साथ इकट्ठी कर देगा ताकि हमें ढूंढने में क्या हो, आप परेशानी ना हो। तो इसलिए डीफ्रैगमेंटेशन की क्या एक प्रोसेस होती है, वो इस प्रोसेस होती है कि हम जो भी डिस्क में स्पेस है, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें स्पेस है, उसे हम ऑप्टिमल यानी सही तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, तो इसके ऑप्शन चलते हैं। रिमूव द वायरस फ्रॉम सिस्टम, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, वायरस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। यूज द डिस्क स्पेस एट एन ऑप्टिमल लेवल, ये ही सही है इसका आंसर 75 का, कि जो डिस्क का जो साइज है, जो स्पेस है, उसे हम अच्छी तरह से लेवल से हम उसे यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाई, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीजिंग रैम, अगर हम रैम का साइज बढ़ा देते हैं हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। मानो जैसे अगर हमारे मदरबोर्ड में 2 GB की रैम लगी है, अगर हम इसे 4 की कर दें तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। भाई रैम का काम क्या है कि जो भी ज़रूरत की फाइल है, जो तुम्हारी हार्ड डिस्क है, तो यहाँ तुम्हारा क्या पड़ा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही हम कंप्यूटर चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी ज़रूरत की फाइल है वो रैम में आती हैं। अब रैम यहाँ 2 GB की थी, अब ये मैंने 4 GB कर ली, तो यहाँ से ज़्यादा डेटा को ग्रहण कर पाएगी। तो क्या होगा, इसकी जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। तो अगर हम रैम को बढ़ा दें तो ये सही है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन अभी बताया था कि हमने क्या है, अलग अलग टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर दिया और सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, तो हमारी क्या है, डिस्क की भी परफॉर्मेंस हो इंक्रीज होगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 77, डैश पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम शुड बी क्लीन्ड सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली। कंप्यूटर के कौन से पार्ट को हमें, कौन से अंग को हमें क्लीन करना चाहिए जिससे कंप्यूटर प्रॉपरली काम कर सके। तो इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट। तो भैया कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो, सबको साफ करना चाहिए, सबको क्लीन करना चाहिए, तभी प्रॉपरली काम करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डॉस स्टैंड फॉर, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो विंडोज आई थी उससे पहले चलता था, वो GUI सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, अभी GUI जब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया मैंने तब बताऊंगा क्या होता है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन इज करेक्ट। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। तो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं बनाया, विंडोज जितनी भी विंडोज 7 है, XP है, विंडोज 10 है, ये सब विंडोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो बी इज करेक्ट, याद कर लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, इंटरेक्टिव का मतलब समझो भैया, इसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI को सपोर्ट करता है। GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर में पहले क्या था कि जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता था, तो मैं देख नहीं सकता था कि मेरी फाइल कहाँ रखी है। जैसे आज मैं करता हूँ ना, C ड्राइव ओपन करता हूँ, C ड्राइव के साथ एक फोल्डर है और फोल्डर में मेरी मूवी है, तो मैं जहाँ फोल्डर को भी देख पाता हूँ, मूवी कहाँ रखी है उसे भी देख पाता हूँ। तो ये GUI की वजह से ही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यही मुझे परमिशन देता है, इसकी सहायता से हम ये देख पाते हैं कि मेरे कंप्यूटर में चीज़ें कहाँ रखी हैं। लेकिन जब तक GUI नहीं था तब तक ये चीज़ें हमें पता ही नहीं था कि कंप्यूटर में कहाँ चीज़ें रखी हैं। बस एक ब्लैक स्क्रीन आती थी, उस पर कोडिंग करते थे और वहीं सेव करते थे, वहीं से रिट्रीव करते थे, है ना। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये है कि जब से विंडो आई तो विंडो ने GUI सपोर्ट किया, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया क्वेश्चन, देखो 81 है, GUI स्टैंड फॉर। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी सहायता से, जैसे अगर मैं माउस यहाँ लेके यहाँ टिक लगा पा रहा हूँ, पहले ये सुविधा नहीं थी जब तक GUI नहीं आता, तो जो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, जो कंप्यूटर के अंदर कर रहा हूँ ना, मैं देख भी रहा हूँ, तो वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 82, विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर टू डू अ टास्क ऑन अ कंप्यूटर ऑन वन थिंग एट अ टाइम। देखो जैसा क्वेश्चन की भाषा है
वैसे ही आपको समझना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, इन पे मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे एक आसान तरीका से समझा दूंगा तुम लोगों को। अब देखो होता क्या है। क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर टू डू अ टास्क ऑन अ कंप्यूटर एंड वन थिंग एट अ टाइम। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीधी सी बात है जो क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक यूजर सिर्फ एक काम करे। ठीक है, एक यूजर है, सिंगल यूजर है और सिंगल टास्क है। तो ऑप्शन क्या है देखो, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ सिंगल तो यूजर है लेकिन मल्टीटास्क मतलब एक से ज्यादा टास्क हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ये कह रहा है वन यूजर और वन टास्क, तो यहाँ ये एक तो यूजर है लेकिन बहुत सारे टास्क हैं, ये नहीं हो सकता। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यही तो ढूंढ रहा था मैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मल्टी यूजर नहीं आएगा, है ना। जैसा क्वेश्चन की भाषा है वो इसी लैंग्वेज से हमें ऑप्शन को ढूंढना है। 83, which operating system used to control machinery like robot and complex animation and computer control automated machine। देखो ऐसा कंप्यूटर कौन सा है, जैसे रोबोट है, एटीएम है, ये सारे क्या है, हमें क्विक रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे मैं रोबोट से कहूँ कि भाई हमें ये करके दो तो वो तुरंत करेगा। रोबोट का मतलब तो यही है ना। मतलब क्या है, हमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कौन सा यूज करें जिससे हमें क्या पता हो कि वो हमें क्विक रेस्पॉन्स दे, मतलब तुरंत चीज़ें हों। जैसे मैंने अपने कार्ड लगाया और मैंने पिन कोड डाला अपने एटीएम में, पैसे तुरंत आ गए, है ना। तो ये सब सारे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को जो क्विक रेस्पॉन्स देते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, जो रियल टाइम पे काम करें, तुरंत काम करें, क्विक डिसीजन दें, क्विक रेस्पॉन्स दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसे रट लेना। ऑप्शन है, एग्जाम्पल है, इसका कोई नहीं है, जो तुरंत काम करते हैं, तुरंत रियल टाइम पे क्विक रेस्पॉन्स देते हैं, तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सीई और लिनक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर कई यूजर काम कर सकें, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कई जगह फैला हो। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन अ सेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वही समझ लो, मल्टीपल यूजर हैं, ठीक है, और एक सेम काम कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन का सिंगल यूजर, सिंगल यूजर तो है नहीं, मल्टीपल यूजर है, यानी एक से ज़्यादा है। सिंगल यूजर ये भी ऑप्शन है, मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 87, which operating system enables single user to operate a several program at the same time। तो वो क्या कह रहा है कि सिंगल तो यूजर है ना, और क्या है, सिंगल यूजर टू ऑपरेट अ सेवरल प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम कर रहा है एक ही यूजर। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही हमें क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो 87 का देखो, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यही तो है, सिंगल तो यूजर है और मल्टीटास्क है यानी बहुत सारे काम है, तो ऑप्शन तो ये इज करेक्ट है। मल्टी यूजर नहीं है भैया, सिंगल यूजर है, ये नहीं हो सकता। सिंगल यूजर है, सिंगल टास्क है, सिंगल टास्क नहीं है। वो कह रहा है मल्टी सेवरल प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रटने की कुछ जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही आप अपना आंसर ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर एक ही समय में बहुत सारे काम हो सकते हैं। मतलब जैसे मैं अगर अपने कंप्यूटर में विंडो पड़ी हुई है तो मैं एक गाने भी सुन रहा हूँ, उसमें कुछ MS वर्ड में लिख भी रहा हूँ, है ना। तो ये सारे बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, ये दोनों जो दे रखे हैं, विंडोज़ भी है, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही, इसीलिए सी इज करेक्ट हो जाएगा, दोनों चीज़ें। 89, एन ऑपरेटिंग सिस्टम in which command can be entered by clicking, double clicking, right clicking or mouse is। मैंने बताया था कि आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस के थ्रू क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, इस कमांड को कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ माउस से आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ इनेबल हुआ है, ये सिर्फ हमें सुविधा मिली है GUI से।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से हम वहाँ देख पाते हैं, माउस को वहाँ ले जाते हैं पॉइंट को, और वहीं से उसे क्लिक कर पाते हैं। ये सिर्फ GUI की हेल्प से होता है। तो 89 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, GUI बेस्ड है। अब चलते हैं 90 में। एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन पहले जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो पढ़ाया था उसमें भी है। तो एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल के लिए, iOS भी होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पहले PDA जो पेजर वगैरह चलते थे उनमें पड़ता था। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जिन्होंने नहीं देखे हैं इससे पहले प्रीवियस 50 क्वेश्चन जो उन्हें जरूर देखना, इससे पहले के क्वेश्चन है वो। ठीक है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर ऑन मॉनिटर आफ्टर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देते हो, है ना, तो फिर जो आपके मॉनिटर पे स्क्रीन आती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, जो मॉनिटर की जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप जो मॉनिटर पे जो सारी स्क्रीन है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन हो सकते हैं, जैसे माई कंप्यूटर का होता है, रिसाइकिल बिन का होता है, किसी फोल्डर का होता है, ये आइकॉन होते हैं, ये डेस्कटॉप पे होते हैं। ये पूरा मॉनिटर है और मॉनिटर के इस एरिया को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप पे जो भी ये बने हुए हैं शॉर्टकट, इन्हें आइकॉन बोलते हैं। और आइकॉन के पीछे जो इमेज वगैरह लगाते हैं जैसे हम किसी का भी, वो हमारा वॉलपेपर कहलाता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। 92 स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड। ये छोटी छोटी पिक्चर जो है डेस्कटॉप पे होती है उसे क्या बोलते हैं, अभी बताया था, आइकन बोलते हैं। ये डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर जो बने होते हैं, शॉर्टकट जो बने होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। पिक्चर यूज्ड फॉर द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज कॉल्ड। अभी बताया था जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड होता है, जो हम कोई भी इमेज पीछे लगा देते हैं, उसे वॉलपेपर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 94 स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ द टास्क बार। तो देखो जो हमारा मॉनिटर होता है, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा टास्क बार होता है नीचे। तो यहाँ इस पर यहाँ जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो टास्क बार के, ये पूरा टास्क बार है, इसके लेफ्ट में ही तो होता है ये। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा तुम्हें, स्टार्ट बटन मिलेगा। तो आंसर 94 का बी हो जाएगा, लेफ्ट। 95 बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। जो बार नीचे है डेस्कटॉप के नीचे, अभी बताया था ये वाला बार, इसे हम क्या बोलते हैं, बताओ। 95 का क्या बताया था अभी, प्रीवियस क्वेश्चन में तो था ही, तो टास्क बार ही तो है। और टास्क बार के लेफ्ट में हमारा क्या है, स्टार्ट बटन होता है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। 96 देखो, कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप आर। जब भी आप विंडो 7 डालेंगे तो जो डेस्कटॉप है, मॉनिटर पे डेस्कटॉप जो होता है, ये पूरा एरिया, इस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो विंडो 7 देखेंगे तो डेस्कटॉप तो यही है, वॉलपेपर इसके पीछे इमेज है, टास्क बार भी होता है यहाँ, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें विंडो 7 में मिल जाएंगी, कंपोनेंट्स हैं, ये सारी विंडो 7 के कंपोनेंट हैं, ये डेस्कटॉप, वॉलपेपर, टास्क बार। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। Which icon allow user to access all drives, files and folders on the computer। तो देखो ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है, ऐसा कौन सा आइकॉन है डेस्कटॉप, ये कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो डेस्कटॉप होते हैं इसमें बहुत सारे होते हैं। ये माई कंप्यूटर होता है, जैसे माई कंप्यूटर, यहाँ रिसाइकिल विन, यहाँ जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये शॉर्टकट बने हुए। तो माई कंप्यूटर जैसे ही हम ओपन करते हैं इसमें सारी चीज़ें हैं, ऑल ड्राइव हो जाएंगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सारी फाइल हो जाएंगी, सारे फोल्डर आ जाएंगे। तो माई कंप्यूटर की सहायता से, यानी कंप्यूटर की सहायता से, ये जो आइकन कंप्यूटर वाला होता है, इसकी सहायता से हम कोई भी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं डेस्कटॉप पर। 98 द मेन कंपोनेंट ऑफ टास्क बार इज। जो टास्क बार का मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, जो ऑप्शन है पहला, स्टार्ट बटन, एक्टिव एप्लीकेशन, डेट एंड टाइम आइकन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये टास्क बार पर चारों चीज़ें होती हैं। जो मॉनिटर होता है, यहाँ जो टास्क बार होता है, इस पर सारी चीज़ें होती हैं। डेट और टाइम यहाँ होता है, एक्टिवेट एप्लीकेशन यहीं होती हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन है यहीं आइकन में आता है ना। स्टार्ट बटन यहाँ होता है, वे सारी की चीज़ें इसी टास्क बार पर होती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 99 डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन। आप जब भी किसी फाइल को या फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो वो किस में चले जाता है, जो आपका डेस्कटॉप होता है, यहाँ मैंने बताया था, यहाँ माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, तो ये सारी चीज़ें रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं भैया, रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं।
अगर आप केवल डिलीट बटा प्रेस कर रहे हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहे हैं तो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगा, समझ लो। केवल डिलीट कर रहे हैं फाइल को तो रिसाइकिल बिन में चली जाएंगी, अगर शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहे हैं तब आपको रिसाइकिल बिन से भी उड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग वी स्टोर इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ। हम कुछ भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं तो वो किसके रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन है फोल्डर के रूप में, सब फोल्डर के रूप में, फाइल के रूप में, नन ऑफ द रूप। तो जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ें आप स्टोर करेंगे तो वो फाइल के रूप में स्टोर होगा, और फाइल का नाम होगा जैसे AKHI अखी, और डॉट उसका एक्सटेंशन होगा जैसे XLS। तो मुझे पता पड़ जाएगा ये एक्सेल की फाइल है और इसका नाम अखी है। तो इस प्रकार आज हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चन किए थे ICT के। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपने इस सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।